हेलो साथियों, नमस्कार। अवध स्टडी पॉइंट में आज सबका मैं स्वागत करता हूं। डेली रूटीन के तरीके आज भी मैं लेकर के आ गया हूं करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 11 नवंबर 2022 है और आगे हम चलते हैं। साथियों, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। जैसा कि हम डेली कहते हैं आपसे कि हमारी और आपकी मेहनत मां सरस्वती का आशीर्वाद ही नैया पार लगाएगी। साथियों, तो आगे चलते हैं। साथियों, एक थॉट है, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। साथियों, कुछ ऐसा कीजिए कि वो सच में आपका वक्त मांगे। भैया 2 मिनट मौका दे दीजिए, आज से मिलना था या मिलना है, ठीक? तब गर्भ और सीना से चौड़ा हो जाएगा। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, सही बताइए, राइट आंसर क्या है, बताइए। विश्व विज्ञान, इसमें होगा साथियों नेशनल नहीं इंटरनेशनल होगा, ठीक है, इंटरनेशनल साइंस डे। तो साथियों, ये 25 दिसंबर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 28 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 नवंबर, ऑप्शन डी 10 नवंबर। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथियों, आगे चलते हैं, विश्लेषण देखते हैं। शांतिपूर्ण और अस्थायी समाज के लिए विज्ञान की भूमिका के बारे में जन जागरूकता फैलाना इस दिवस का उद्देश्य है। समाज के लाभ हेतु विज्ञान के उपयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना। 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। साथियों, ठीक है, घोषणा की गई थी, शुरुआत की गई थी। पहली बार यह दिवस 10 नवंबर 2002 को दुनिया भर में मनाया गया था। साथियों, यह सब क्वेश्चन आप जो हम ये रेड पेन से कर रहे हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनते रहिए और अपने कॉपी में नोट करते रहिए। ऑप्शन 2 है, ब्लैक सी ग्रेन किससे संबंधित है? खाद्यान्न से, कोयला से, कच्चा तेल से, इनमें से कोई नहीं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही, लंबे समय से चल रही, अभी भी लड़ाई बंद नहीं हुई है, चल ही रही है, ठीक है। तो विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा यूक्रेन करता है, ठीक है, जैसे सूरजमुखी के तेल, जैसा आगे अभी हम देखते हैं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या है, बताइए। इसका सही आंसर है क्या है? इसका सही आंसर ये है खाद्यान्न, ठीक है, गेहूं, चावल, ये सब हो गए। इसे यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में अनाज की कीमतों में हुई वृद्धि से निपटने के लिए शुरू किया गया था। गौरतलब है कि कार्रवाई की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिससे कीमतें काफी अधिक बढ़ गई थी। यूक्रेन विश्व स्तर पर गेहूं, रेपीसीड, सूरजमुखी के बीज और सूरजमुखी के तेल के सबसे बड़े निर्यातक में से एक है। फिर से सुनिए, यूक्रेन जो है विश्व स्तर पर गेहूं का, रेपीसीड का, सूरजमुखी के बीज का और सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। साथियों, इसीलिए जब यूक्रेन में लड़ाई चल रही थी तो इन सब का आयात जो है, निर्यात नहीं हो रहा था। कहां से? यूक्रेन से। इसीलिए खाद्यान्न में जो है कमी आ गई थी। आगे चलते हैं, इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, ब्लैक सी ग्रेन, ठीक। आगे चलते हैं, NIC, ठीक है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों पहल किसने शुरू किया? साथियों, बताइए, गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय की महिला बाल विकास मंत्रालय की नीति आयोग? साथियों, एकदम सही आंसर है, ये देखिए, आप इसमें पिक्चर में देख भी रहे होंगे, ये लिखा है ना नीति आयोग, देखिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी, नीति आयोग है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। नहीं जानते तो इसको समझ लीजिए। विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के दूसरे चरण के तहत महिला केंद्रीय चुनौतियों पहल का शुभारंभ किया। यह अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC, अटल नवाचार मिशन और AIM और नीति आयोग की पहल है। साथियों, फिर से याद कर लीजिए, ANIC 2.0 के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों की पहल किसने शुरू की? तो नीति आयोग ने की। नहीं, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कोयना बांध में रिसाव होने के कारण सुर्खियों में रहा, यह कहाँ स्थित है?
ये कोयना बांध है, ये कहाँ स्थित है बताइए। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। साथियों एकदम सही आंसर आप पकड़े हैं, ऑप्शन ए क्या है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। साथियों आगे देखते हैं कोयना बांध के बारे में, डीपली नॉलेज लेंगे कोयना बांध के बारे में, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने बनाया है। देखिए कोयना बांध महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। कहाँ? सतारा जिले में51 का सबसे बड़ा बांध है कोयना बांध, याद कर लीजिए। यह बांध पश्चिमी घाट में चिपलून से और कराड़ के बीच 1951 में राजकीय राजमार्ग पर बना। ठीक साथियों, कोयना नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। अभी कृष्णा नदी तो आप सुने ही होंगे, कोयना नदी का नाम नहीं सुने तो। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, याद कर लीजिए। जब कभी कृष्णा नदी का नाम आए तो या कोयना का ध्यान, अच्छा हाँ सर जी ने बताया था कि कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या है, कोयना नदी है, जो पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले में, कहा सतारा जिले के महाबालेश्वर से निकलती है कोयना नदी। ठीक है, कोयना और कोयना नदी के संगम, दो नदियां कोयला और कोयना नदी के संगम को प्रीति संगम कहा जाता है। क्या? प्रीति संगम। पीसीएस वाले बच्चे विशेष ध्यान दें, कहा जाता है कोयना नदी। क्या? कोयना नदी, यहाँ गलत हो गया साथियों, यहाँ ए हो जाएगा ऐसे, कोयना। ठीक, कोयना नदी का बहाव दक्षिण से पश्चिम की ओर है, बहती है। कोयना नदी की 4 सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? 4 सहायक नदियों से मिलकर बनती है, करो, वांग, मोरना, महिंद। महिंद, ठीक है, करो, वांग, मोरान, महिंद, ये सहायक नदियां किसकी? कोयना नदी की। ठीक है, आगे ध्यान देते साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, काशी तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोची, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी साबरमती। साथियों ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे हुए हैं सामने, ये शिक्षा मंत्री हैं। क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, बैठक कर रहे हैं। तो क्या है? ये एजुकेशन मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो कोची, हरिद्वार, वाराणसी, साबरमती, बताइए क्या है? साथियों एकदम सही आंसर आप पकड़े हैं, वाराणसी। यहाँ से संसदीय सदस्य है सांसद के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आगे चलते हैं, काशी तमिल संगम, ध्यान से सुनिए, योजनाओं को विशेष ध्यान दीजिए साथियों, यही सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ ये चीज। काशी तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक वाराणसी में किया जाएगा। यूपी वाले बच्चे विशेष ध्यान दें। इस कार्यक्रम का मकसद काशी और तमिलनाडु के, क्या इसका मकसद, इस योजना का क्या है मकसद? काशी और तमिलनाडु के सदियों पुराने ज्ञान और प्राचीनतम सभ्यतागत संबंधों की फिर से खोज करना है। मतलब कि दक्षिण भारत के जो इतिहास रहे हैं और उत्तर भारत के इतिहास जो हैं, इन दोनों का समावेशन किया जाएगा आपस में। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य काशी और तमिल के ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं का आपस में आदान प्रदान। साथियों देखिए, ठीक है ना, वही चीज मैंने कहा। ये देखिए क्वेश्चन 6, छठवां क्वेश्चन आपके सामने है। इंडिया एग्री बिजनेस, क्या इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? पुरस्कारों को विशेष ध्यान दीजिए। नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, खनिज मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। साथियों सही ऑप्शन क्या है? नीति आयोग, ऑप्शन ए। ये देखिए फर्स्ट इंडिया एग्रीवेशन समिट 2022। ठीक साथियों, पशुपालन मंत्री संजीव बलियान ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्र को इंडिया एग्री बिजनेस का पुरस्कार 2022 प्रदान किया। यह पुरस्कार मत्स्य पालन क्षेत्र की सेवाओं और समर्थन के लिए प्रदान किया जाता है। किस लिए? यानी मत्स्य मछली पालन के बढ़ावा के लिए दिया था, मत्स्य पालन क्षेत्र की सेवाओं और समर्थन के लिए प्रदान किया गया। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ACASA ने एग्रो वर्ल्ड 2022 भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय प्रतियोगिता मेला का आयोजन 9 से 11 नवंबर तक नई दिल्ली में करेगा। यह भी ध्यान दीजिए साथियों। आगे चलते हैं, आज नीति आयोग के 2 क्वेश्चन थे साथियों। 7वां क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने? अंतर्राष्ट्रीय खबर है साथियों। बिम्स्टेक ने कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? क्या है बताइए? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। साथियों इसका सही आंसर है भारत। क्या है? भारत है। ठीक है, भारत ने किया। ये देखिए आपके कृषि मंत्री हैं, ठीक है, आपके कृषि मंत्री ये मीटिंग कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से देश हम बताते हैं।
बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम बिफ्टेक की दूसरी बैठक भारत की मेजबानी में कृषि मंत्री, किसकी मेजबानी में? भारत की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। किसने की? नरेंद्र सिंह तोमर ने की। इस बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल में म्यांमार, श्रीलंका व थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, कौन कौन से? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। ठीक साथियों, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह गजब का क्वेश्चन है। T20 में 4000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना? जोस बटलर, विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा। साथियों एकदम सही आंसर बताइए क्या है इसका? एकदम सही आंसर आप पकड़े हैं, क्या है? विराट कोहली। ठीक है, ये भाई साहब जो है रन पे रन बनाते जा रहे हैं, लेकिन बताइए अभी कल इंग्लैंड से हार गए। बड़ी, और एक हारना होता है, एक बुरी तरीके हारना होता है। तो साथियों क्या बताएं कि बुरी तरीके हार हुई है, एक भी विकेट नहीं ले पाए, एक भी। बताइए, बड़ी शर्मनाक की बात है इंडिया टीम के लिए कि मतलब ये प्रैक्टिस नहीं करते, कि हमारे खिलाड़ी अब उतने सक्षम नहीं रह चुके। कैसा है, क्या है? ठीक है, इसमें जो है ध्यान देना चाहिए और कुछ ना कुछ चेंजिंग तो लाना ही चाहिए, क्योंकि इतनी शर्मनाक हार जाके सेमीफाइनल में हार जाना। ठीक साथियों, तो कल तो एकदम हिला के रख दिया इन्होंने। आगे चलते हैं। तो जैसा इसका आंसर मैंने बताया साथियों कि विराट कोहली है। ध्यान रखिएगा, T20 में 4000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना? विराट कोहली जी बने हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दादरी मेले का आयोजन किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में दादरी मेले का आयोजन किया जाता है? अच्छा, एक बात और साथियों, हम लोग पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं। मान लीजिए हम मैच नहीं जीते, लेकिन हम तो उस देश के जो है प्रधानमंत्री का पद जीत चुके हैं, मतलब ब्रिटेन के। ठीक, क्यों? हम तो जीत चुके हैं नहीं। ठीक साथियों, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दादरी मेले का आयोजन किया जाता है? साथियों बताइए। गोरखपुर, बलिया, अयोध्या, झांसी। साथियों एकदम सही आंसर क्या है इसका बताइए। जो यूपी के बच्चे हैं वो तो बता देंगे, और खास करके जो पूर्वी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको तो मालूम ही होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दादरी मेले का आयोजन किया था? अगर भाई साहब आप गाय और भैंस यानी पशुओं को खरीदारी करने का, अगर आपके यहाँ भी पशु हैं, दुधारू पशु हैं, आप उनको खरीदना चाहते हैं तो आप दादरी मेले में जाकर के खरीद सकते हैं, क्योंकि यह इसी के लिए फेमस भी है। और देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है पशु मेला। ठीक, आगे बताएंगे सबसे बड़ा वाला मेला भी कहाँ लगता है। ऑप्शन ए बताइए। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी झांसी। साथियों एकदम सही आंसर आप पकड़े, बलिया है। भाई साहब यह बिहार से जो है सटा हुआ है। और बात करें तो यह गंगा और यमुना, किसका? गंगा, अरे सॉरी साथियों, गंगा प्लस सरयू का। ठीक है, सरयू का जो है, ठीक साथियों, सरयू की यहाँ पे संगम भी है, नहीं, गंगा और सरयू नदी यहाँ से होकर के निकलती साथियों। ठीक है, ये गंगा और सरयू। आगे बात करें, बलिया का दादरी मेला हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन से आरंभ होता है। यह मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता है। दादरी मेले का जिक्र चीनी यात्री फाहान तक ने, बताइए क्या इतना बड़ा मेला है साथियों। चीनी यात्री फाहान तक ने अपनी पुस्तक, ठीक है, चीनी यात्री फाहान तक ने अपनी पुस्तक में कर चुका है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है? सोनपुर, बिहार के सारण जिले में। कहाँ पे? सारण जिले में लगता है। ये पशु मेला के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा प्रदेश अपने पड़ोसी प्रदेश में लगने वाले 34 जिलों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने जा रहा है? भाई साहब 34 जिलों को, सब सोच लीजिए कि कौन सा ऐसा प्रदेश होगा जिसके 34 जिले लगते हैं पड़ोसी प्रदेशों से। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। साथियों एकदम सही आंसर आप पकड़े हैं, सही बताइए, बस वेरी गुड, उत्तर प्रदेश। ठीक, ये भाई साहब अपने 34 जिलों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी आएंगे पड़ोसी प्रदेश से, जैसे ही वो हमारे सीमाओं में दाखिल होंगे उनका अच्छे से स्वागत किया जाएगा। हमारी जो प्रदेश की, जैसे जिस जिले में वो घुसेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, वहाँ की जो है वन प्रोडक्ट, ठीक है, क्या है,
एक उत्पाद क्या है, गीला एक उत्पाद क्या है, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई थी अपनी योजना में। तो ये सब सारे आगे आपको मिल जाएंगे जितने भी, ठीक है। वहाँ की विश्वविख्यात चीज, मतलब कि जिले में जो विख्यात चीजें हैं साथियों, किस जिले में क्या फेमस है, वो सब चीजें जैसे ही आप सीमाओं में तैसे आपको दिखने लगेंगे, अच्छा अच्छा ये सब चीजें हैं यहाँ पे। तो ये इनका लक्ष्य रखा गया है, मतलब कि अच्छे से स्वागत किया जाएगा जैसे आप उत्तर प्रदेश में घुसेंगे। और इसके माध्यम से इनका मकसद ये है कि जैसे वन प्रोडक्ट है, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, तो इसको बढ़ावा देना है पड़ोसी प्रदेशों में भी, तो लोगों को मालूम रहे कि अच्छा झांसी का ये है, ललितपुर का ये, क्योंकि ये सब सटे हुए हैं ना, मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो उधर सहारनपुर सटा हुआ है, दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, बिहार की बात कर ले, झारखंड, छत्तीसगढ़ से, क्योंकि हमारे सारे प्रदेश है। अच्छा, हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश भी है जिससे हम सटे हुए हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, ठीक। कौन सा देश है साथियों, आप सबको मालूम ही होगा, वह देश है नेपाल, ठीक है, हमारा छोटा सा देश पड़ोसी देश। साथियों सब देख लेते हैं। 34 जिलों की सीमाएं नेपाल के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली राज्य से मिलती है। साथियों याद कर लीजिए किन किन सीमाओं से कितने स्टेट करते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली राज्य, ठीक साथियों। उसके बाद हमारा एक नेपाल देश है। तो इनको एक चुटकियों में से उंगलियों पे याद कर लीजिए कितने सटे हुए हैं हमारे किनारे किनारे। आप पड़ोसी को तो याद कर लेते हैं, अच्छा हमारे घर के ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये, नॉर्थ में ये है, ठीक है, साउथ में ये है, तो मतलब कि इतना तो याद ही कर सकते हो ना कि हमारे प्रदेश के पड़ोसी जिले कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से सटे हैं, स्टेट कौन से। तो इन सब चीज को ध्यान रखिए साथियों। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया स्कूल में? कौन है साथियों? सही आंसर आप लोगों ने दिया भी था, कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। इन सब क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि साथियों यही सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अगर आप ये सोचिए कि सब सारे फर्जी क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ से सर उठा लाए होंगे, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सारे कंटेंट बड़ी बारीकियों से लेकर के आता हूँ। मैंने एक सीरीज का नाम ही रखा है पोस्टमार्टम सीरीज। तो पोस्टमार्टम सीरीज रखने का मकसद, मतलब अगर मेरे दिमाग में इमेजिंग है कि इसका सीरीज का नाम क्या रखा जाए, पोस्टमार्टम ही क्यों रखा जाए, मतलब कि उसका भाई साहब बिसरा बिसरा का विच्छेदन कर देना है, ठीक है, कतरा कतरा निकाल डालना है मुझे बैठ करके उस क्वेश्चन का। तो सोच लीजिए कि अगर हमारे पास 100 क्वेश्चन आते हैं डेली, मैं निकालता हूँ कहीं आर्टिकल से, कहीं कहाँ से, तमाम अखबारों को खंगालना होता है, तब जा करके आप 12 बजे तक, 1-2 बजे तक आप किसी खंगालता हूँ अखबारों से कि आपके कल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। कई क्वेश्चन आते हैं उसको मैं नजरअंदाज करता हूँ, बल्कि मैं देखता हूँ कई टीचर उसको ले आते हैं, उसको भी इन्वॉल्व कर देते हैं, जिसका कहीं दूर दूर तक का मतलब नहीं होता। पहला नंबर तो एक टीचर की ऐसी क्षमता और सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि वह भी पकड़ पाए कि क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, पूछने लायक क्वेश्चन है कि नहीं है। इस पर काफी विश्लेषण और विचार विमर्श किया जाता है साथियों, तब आपके सामने ये 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि बस दूध, पानी में से दूध निकालना, ठीक, इतना समझिए आप लोग। तो आगे चलते हैं साथियों। आज के लिए अभ्यास पढ़ना है, भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था। साथियों ये सब क्वेश्चन जो अभ्यास प्रश्न लेके आता हूँ मैं आपके सामने, ये सारे क्वेश्चन पिछले क्लास में मैं आपको करा दिया होता हूँ। अब बात करते हैं कौन है, दीपक मिश्रा, यू ललित, पंकज मित्तल, वाई चंद्रचूड़। साथियों यह प्रश्न हम आपके लिए यहीं पर छोड़ जाते हैं और कल साथियों फिर आपको नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और आपको इसका उत्तर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना होगा। साथियों आपसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, भैया अगर आपको वीडियो या अच्छा लगता है, हमारी क्लास ये आपको अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ सर जो कंटेंट लेकर के आते हैं। अच्छा एक बात और, आप कहीं से पढ़ते हैं, अगर आप कहीं और से पढ़ते हैं तो वहां से और हमारे इस कंटेंट का तुलना कर लीजिए, ठीक है, इतना ही कहूंगा। और बात रह गई टीचर की, तो हर टीचर अपना 100% देने की कोशिश करता है। कहीं कहीं टीचर शिक्षा को व्यापार समझता है, जो हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि शिक्षा को व्यापार नहीं बनाना चाहिए, शिक्षा का व्यापार बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक साथियों। जो हमारे पास है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ और शिक्षा से व्यापार करना मेरा कोई मकसद नहीं है, ठीक। तो साथियों अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, ठीक है, और चैनल को, और बताते चले, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है आपके लिए, और अच्छे अच्छे मेहनत करेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के आएंगे साथियों। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया गया साथियों, ठीक, थैंक्स।